सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने गदौलिया चौराहे पर गश्त की। उनके साथ एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी भी थे। उन्होंने बताया कि बाबा विश्वनाथ से लेकर गदौलिया तक कड़ी सुरक्षा की गई है। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन और पार्किंग की पूरी व्यवस्था फाइनल है। गलियों में भी पुलिस तैनात रहेगी। भीड़ को देखते हुए ABC 3 प्लान तैयार है। घाटों पे जल पुलिस और नाविक पूरी तरह अलर्ट रहेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। सावन माह को लेके श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी भ्रमण पर निकले हुए हैं। मंदिर की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको चेक किया गया है। क्या व्यवस्था आगे होगी और क्या हो रही है और क्या बेहतर व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके तहत हम लोगों ने जो ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान है वो फाइनल कर लिया है। जो हमारी पार्किंग्स है वो फाइनल हो गई, हमारी ड्यूटियां लग गई हैं। ब्रीफिंग डिब्रीफिंग का सेशन कंटिन्यू शुरू हो गया है। मंदिर प्रशासन का जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग है वो पूर्व में हो चुकी है। तो सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और कैसे और बेहतर इन व्यवस्थाओं को कर लें उसके लिए निरंतर फील्ड में भ्रमणशील रह के अधिकारियों के साथ वार्ता करी जा रही है। आज उसी क्रम में सभी अधिकारियों के साथ में क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उनको चेक किया जा रहा है और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जैसे गंगा क्या नाम के गलियाँ सारी गलियों को आप देखिए, गलियों में हमारी जो फोर्स है वो डिप्लॉय होगी। डिप्लॉयमेंट जो प्लान है वो तैयार हो रहा है, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग सारी गलियों में और साथ ही साथ कहाँ का हमारी बैरिकेटिंग होगी उनको घूम के चेक करें। सारे सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में हैं ताकि जो व्यवस्था है वो बेहतर है। जैसे सावन के मध्य में भीड़ की संख्या अधिक हो जाती है, कांवड़ियों की संख्या अधिक हो जाती है, रोड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, गंगा नहाने के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसमें क्या तकलीफ दी गई? आपको बता दें कि जैसा भीड़ का प्रेशर रहेगा, श्रद्धालु जन यहाँ आएंगे, उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा कंटीजेंसी प्लान से लेके प्लान ABC 3 प्लान बनाए गए हैं ताकि जिस हिसाब से श्रद्धालु आएंगे उस हिसाब से हम प्लान एग्जीक्यूट करें। सर, घाटों में भी किस तरह का व्यवस्था रहेगा भीड़ को देखते हुए? देखिए, आपको बता दें कि भीड़ को देखते हुए घाटों पे जो व्यवस्था है पूर्व वाली व्यवस्था रहेगी। उसके साथ साथ हमारी जो जल पुलिस है वो अलर्ट रहेगी। लोकल हमारे जो नाविक हैं जो हमारे पुलिस मित्र के रूप में काम करेंगे उन सबको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है। उनकी डिब्रीफिंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वाराणसी के कैंट स्टेशन पे आज पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र ने महाराष्ट्र से आए मराठी बंधुओं को गर्मजोशी से स्वागत का कार्यक्रम की अगुवाई क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने की। मेहमानों को तिलक, अक्षत और गुलाब की पंखुड़ियों से सम्मानित किया। अनूप जायसवाल ने कहा, भारत एक भाषा और प्रांत के नाम पे भेदभाव निंदनीय है। वही सोमनाथ विश्वकर्मा ने सभी से एकता और भाईचारा की अपील की। कार्यक्रम का संचालन दीपक आर्या ने किया और धन्यवाद ओम प्रकाश यादव और शंकर जायसवाल ने किया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश में एकता और समरसता का संदेश दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज क्या कर रहे हैं? आज हम सब महाराष्ट्र से आए इस जयनगर एक्सप्रेस पर आए हुए मराठी बंधुओं का स्वागत पुष्प वर्षा, माल्यार्पण, तिलक, अक्षत, मिठाई के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो विवाद कुछ तथाकथित नेताओं ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदी भाषियों को मराठी न आने पर उनके साथ मारपीट करके किया, ऐसे लोगों को हम जवाब देने का काम काशी से कर रहे हैं कि हम काशी हो या कश्मीर की घाटी, सभी जगह भारत की माटी। हम मराठी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन किसी को न आना उसका अपराध नहीं हो सकता है। और वो जो वहाँ 2, 4, 5 दिन के लिए जाता है उसको नहीं आना कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यवसाय के लिए जाता है वो निश्चित वहाँ सीखना चाहता है। लेकिन न आने पर इस तरह का उसके साथ मारपीट का काम करना ये घृणित काम है, वो भी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। जब राज ठाकरे के पास व्यवसाय के लिए किसी को पार्टनर बनाना होता है तो वो गुजराती बंधु को बनाते हैं, तब उन्हें अपने भाषा का भी दूरी कहीं नहीं दिखाई देता है आर्थिक लाभ के लिए। लेकिन अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नगर पालिका का जब चुनाव है वहाँ उनका अस्तित्व दोनों भाइयों का नहीं बचा है, तो वो इस तरह के वोटों के ध्रुवीकरण को करके मराठी के भावना को भड़का करके वोटों का एक तरह से डाका डालना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के भी मराठी बंधु समझ चुके हैं कि ये सिर्फ
एक समय में आप जाते हैं कांग्रेस जैसी एक आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ मराठी भावना को भड़काने का काम करते हैं, तो देश आपकी नीतियों को समझ चुका है और आगे आने वाले दिनों में आपको जवाब भी देगा। हम इस मिष्ठान खिला करके लोगों का स्वागत करके सभी मराठी बंधुओं का यहाँ काशी में स्वागत कर रहे हैं कि वो काशी में आए। हम सब तो यहाँ माननीय मोदी जी काशी तमिल संगमम कराते हैं। आप बनारस के सभी सूचना निर्देशक पट्टों पर देखेंगे कि अगर यहाँ तमिल ज़्यादा आते हैं तो तमिल में भी सूचनाएं लिखी हुई हैं। तो हमारी भावना सभी भाषाओं का सम्मान करना, और इसी के तहत हम चाहे वो किसी भी क्षेत्र का भारत के व्यक्ति हो, हम उसका स्वागत करके काशी में मान सम्मान कर रहे हैं कि काशी हो या कश्मीर की घाटी, सभी जगह भारत की माटी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा सेवा निधि कार्यालय के पास पानी पहुंच चुका है, जिससे घाटों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालत ये है कि कई घाट जलमग्न हो गए। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम निगरानी में जुटी है। लोगों से अपील की गई है कि वे गंगा किनारे न जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। जलस्तर में अभी और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अपना नाम परिचय बता दीजिए। सुशांत मिश्रा, गंगा सेवा निधि। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो लगातार गंगा उफान पर है। कल और आज कितनी पानी बढ़ा है? देखिए, भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है वो कल से काफ़ी तेज़ी से जो जल स्तर है वो उसमें वृद्धि हो रही है और पिछले 12 घंटा में लगभग 4 से 5 फीट जो है वो पानी बढ़ चुका है और निरंतर जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। दैनिक माँ गंगा की आरती का कल जो है वो प्रथम बार जो है स्थान परिवर्तित हुआ था और जो 10-12 फीट पीछे जो है वो आरती का स्थान किया गया था और जिस हिसाब से आज की स्थिति है उस हिसाब से अपने निर्धारित स्थान से लगभग 25 से 30 फीट जो है आज पीछे भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती जो है वो संपन्न कराई जाएगी। अच्छा जी, देखा जाए तो लगातार अब गंगा इस तरह उफान पर है कि जो भीड़ होती है गंगा सेवा निधि पर, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह का अपील करेंगे लोगों को? देखिए, बाढ़ की स्थिति बड़ा ही वो रहता है क्योंकि जो भी काशी आ रहे हैं, जो लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, यहाँ के 84 घाट जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं और माँ गंगा का जल स्तर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है तो नौका संचालन पर भी रोक लग जाती है सुरक्षा को देखते हुए। और उसी सुरक्षा को देखते हुए जो घाट पे जो जगह है वो काफ़ी सीमित हो जाती है। तो हम सभी लोग दर्शनार्थियों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग बाढ़ की स्थिति में अपने सुरक्षा का जो है वो प्रथम ध्यान रखें, पहली प्राथमिकता हो आपकी सुरक्षा की। और उसके साथ साथ गंगा सेवा निधि के सभी वॉलेंटियर्स और जिला प्रशासन के सारे पुलिस अधिकारी सब लोग इसके सुरक्षा को लेकर के इसमें 24 घंटे जो है वो घाटों पे और अन्य चीज़ों पे जो है निगरानी बनाए हुई रहती हैं। वाराणसी में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कैंट स्टेशन बस अड्डे का निरीक्षण किया। अतिक्रमण, गंदगी, ट्रैफिक अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। सड़क पर जाम लगाने वाले वाहनों को जब्त कर FIR दर्ज करने की चेतावनी दी। डग्गा मार वाहनों व अनैतिक गतिविधियों पर सख्त अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। होटल रेस्टोरेंट में भी निगरानी बढ़ेगी। अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। देखिए, सावन के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बनारस में आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उसके मद्देनजर पूरे शहर में एक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु आए उनको सुगम दर्शन हो, कहीं किसी तरह का उन्हें जाम इत्यादि का सामना न करना पड़े। उसके मद्देनजर आज कैंट रेलवे स्टेशन और जो यहाँ का जो बस अड्डा है उसके सामने सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और जो कमियां यहाँ पर पाई गई हैं संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में निर्देशित किया गया है, थाने को निर्देशित किया गया है, ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया है और जो रोडवेज के अधिकारी हैं उनको भी चेतावनी दी गई है। यदि उनकी बसें रोड पर खड़ी होकर के रोड को जाम करेंगी, वहाँ पर सवारियों को भरेंगी, तो उनके विरुद्ध भी FIR लिख के कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हमारी कई जगह सड़क खुदी हुई है तो संबंधित निर्माण एजेंसी से कहा गया है कि सावन से पहले, मतलब 11 तारीख को सावन आरंभ हो रहा है, उससे पहले इन सड़कों को दुरुस्त कर दें, उनकी मरम्मत कर दें ताकि यातायात सुगम रूप से चलता रहे। सर, ज्यादातर सुगम यातायात के लिए आप लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो धक्का मार गाड़ियां होती हैं राजस्व को भी नुकसान पहुंचाती है और खासकर ये जो जाम की स्थिति होती है इसको भी पैदा करती है और ये रोडवेज पर अक्सर देखने को मिलता है। सर,
नहीं, इसके लिए भी एक ज्वाइंट अभियान रोडवेज और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस और यहाँ का स्थानीय थाना है वो चलाएगा कि ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करके जो रोडवेज की नहीं है और गलत रूप से यहाँ पर चल रही हैं उनको सीज करने की कार्रवाई होगी और उनके विरुद्ध हम FIR भी दर्ज करेंगे। सर, एक छोटा सा और सवाल है कि धार्मिक नगरी है ये, खासकर कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आप भी देखेंगे कि कई अनैतिक वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, तो इसको रोकने के लिए कुछ आप लोग कवायद करें, क्योंकि सावन का भी पर्व आ रहा है। देखिए, इस संबंध में लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। पूर्व में भी कई हम लोगों ने इस तरह के होटल्स पे और रेस्टोरेंट पे कार्रवाई की थी, जिसमें कई लोग इसमें जेल गए थे। एक बार पूरा रैकेट यहाँ पर वेश्यावृत्ति का पकड़ा गया था, जिसमें 20 लोग जेल भेजे गए थे। अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है, कुछ गोपनीय सूचनाएं जुटाई जा रही है और अतिशीघ्र और बड़ी कार्रवाई इस संबंध में की जाएगी। चितईपुर थाना क्षेत्र के हैदराबाद गेट पर लंबे समय से सीवर का पानी जाम हो रहा था, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। जब यह खबर जयदेश चैनल पे दिखाई गई तो नगर निगम हरकत में आ गया। आज जनरेटर लगाकर इलाके में सफाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि बरसात के बाद करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से नया नाला बनेगा। वहीं अधिवक्ता राजीव सिंह ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि IIT BHU के छात्र और बाबा विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु इसी गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। लोगों का सवाल है कि क्या काशी आने वाले विदेशी और बाहर के लोगों को यही गंदगी अपने देश में जाकर बताएंगे। अब देखना ये है कि सिर्फ सफाई तक ही कार्रवाई सिमटेगी या जिम्मेदारी पर भी कोई कार्रवाई होगी। पटेल गुड्डू पार्षद सुसवाई वार्ड। गुरु जी, लगातार जो है कंप्लेन आ रहा था, आज यहाँ पर साफ सफाई के कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कंप्लेन तो लगातार हमारे क्या है, जो कि आप देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत है, चूंकि नवसृजित वार्ड है, नया अभी 2 साल पहले गया है नगर निगम में। तो आप समझिए कि स्थिति जहां हम लोग खड़े हैं इसी के ठीक सामने, युग होटल के पास हम लोग खड़े देख रहे हैं कि पानी लगा है। इसी के ठीक सामने से एक पुलिया निकल के BHU में पानी हमारा सैकड़ों साल से जाता था, लेकिन आप समझिए कि BHU ने दीवार उठाकर और ये पानी बंद कर दिया बार बार, जबकि BHU का पानी जो है नरिया से और भगवानपुर से निकल कर जाता है। और पूर्व विधायक सुरेंद्र जी जो दौड़े थे और वर्तमान विधायक सुनील जी के साथ साथ आप समझिए कि कई बार कमिश्नर साहब जो पूर्व वाले थे BHU प्रशासन से बात हुई, लेकिन ये लोग हमारा पानी जाने नहीं दे रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि पानी सब रोडों पे निकल रहा है और स्कूल के बच्चों, महिलाओं और सारे लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। आज क्या कार्य किया जा रहा है? आज एक कार्य किया जा रहा है कि जलकल और सामान विभाग के अधिकारी ये लोग आए हुए हैं, अधिकारी और ठेकेदार, और इसको सुपर साकर मशीन से साथ जेटिंग मशीन और ये पंप लगाकर पूरा पानी इसको निकलवाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि ये पानी सूख जाए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नगर आयुक्त माननीय महापौर जी के सहयोग से और लगभग ये नाला भी करौदी से बाईपास तक पास हो गया, लगभग 18 करोड़ के बजट का लगभग ये पास है। और अगर बरसात के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका कार्य चालू हो जाएगा, तो जो हम लोगों की पानी की समस्या है वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। फिलहाल में समस्या के लिए जो है कि सुपर साकर मशीन, जेटिंग मशीन मंगाया गया है, पानी सब खिंचवा दिया जा रहा है और इसकी सफाई जो आगे नाला की जो इधर जो पाइपें लगी उसकी सफाई हो जाएगी। पंप भी लगा के सारे पानी को निकाल दिया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि त्वरित राहत हम लोग को मिल जाएगी बरसात तक। उसके बाद जब ये नाली का काम चालू हो जाएगा तो परमानेंट इसका हल निकल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले नाले की सफाई हुई, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए लगे सफाई करवाने में। सफाई करवा के ठेकेदार द्वारा सिल्ट जो है बगल में ही छोड़ दिया गया जी, वो सिल्ट बरसात में फिर वापस आ गया। जो नाले की सफाई ठेकेदार द्वारा कराई गई है वो नाला बार बार ठेकेदार को करना पड़ेगा। जो भी ठेकेदार है उसकी शिकायत भी किया गई है, जो अधिकारियों के संज्ञान में जेई भी आए थे, कल अधिकारी भी आए थे, और उसको कहा गया कि जब तक तुम बराबर ये पानी पूरा नहीं निकल जाएगा तब तक लगातार तुमको सफाई करनी है, और अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो ठेकेदार को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो अभी पानी भरा हुआ है। हाँ, तो उधर से ठेकेदार जो है कि आज कल जो अधिकारी आए थे जेई और जो अधिकारी, कल ठेकेदार को कहा गया कि वहां से फिर से नाली की सफाई आप करिए। वो आज फिर से लगा के जब तक ये पानी पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक लगातार वो काम कराता रहेगा। ठेकेदार को काम क्यों मिल रहा है? अभी तो नगर निगम में चूंकि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया है, जिसका टेंडर निकलता है उसको टेंडर में काम दिलाया जाता है। हम चाहेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे कि अच्छे ठेकेदार जो काम करने वाले उनको आगे से काम मिले। मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम नहीं चाहेंगे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार इस पे हो। धन्यवाद। वाराणसी समेत पूरे देश में बिजली निजीकरण के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ने जोर पकड़ लिया। बिजली बिकेगी नहीं, संघर्ष झुकेगा नहीं जैसे नारों के साथ बनारस की सड़कों पर बिजली कर्मी उतर आए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन को रेलवे, बैंक, LIC, किसान संगठनों सहित अन्य केंद्रीय यूनियनों का समर्थन मिला। पावर हाउस वितरण कार्यालयों के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। ई मायाशंकर तिवारी, ई अनिल कुमार, अंकुर पांडे समेत सैकड़ों कर्मचारी धरने में शामिल रहे। मीडिया सचिव अंकुर पांडे ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए निजीकरण को जन विरोधी और अव्यवहारिक बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निजीकरण से बिजली महंगी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं कमजोर होगी और कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। ये आंदोलन अब सिर्फ बिजली विभाग तक सीमित नहीं बल्कि जनहित और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। संघर्ष समिति ने चेताया है कि अगर सरकार नहीं चेती तो आंदोलन होगा और भी उग्र। मैं मायाशंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन एवं घटक संघ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। ये निजीकरण के खिलाफ ही हम लोगों का प्रदर्शन विगत 28 नवंबर 2024 से चल रहा है और ये आपको बताना मैं चाहता हूँ कि ये विरोध केवल बिजली विभाग के निजीकरण का नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर हो बेगहीना। जो भी IAS के लोग सचिव बने हुए हैं और जो मुख्यमंत्री को लोग राय दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत राय दे रहे हैं। ये लड़ाई साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के खिलाफ है। ये सर्वहारा वर्ग जो है पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जब पहले की व्यवस्था अच्छी थी, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया, शिक्षा का नेशनलाइजेशन किया गया, राजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया गया, जो पहले उत्पीड़न होता था साम्यवाद के खिलाफ, राजा की तरह लोग व्यवहार करते थे। आज उसी तरह से उद्योगपतियों के घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। इस सरकार को राय देने वाले IAS प्रबंधन है। जो भी IAS प्रबंधन आज ये बैठे हुए हैं, ये किसी की भी संपत्ति 500 करोड़ रुपया से कम नहीं है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी IAS हैं, चाहे डॉक्टर आशीष गोयल हो, पंकज जी हो या जितने MP लोग हों, सबकी व्यक्तिगत पूंजी की जांच कराई जाए और ये गलत राय आपको क्यों दे रहे हैं, इसलिए इनको नहीं देना चाहिए। और जो पूरे हिंदुस्तान में जो निजीकरण हुआ है, वहां के बिजली के टेरिफ को इनको प्रकाशित करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के टेरिफ को, बिजली के टेरिफ को प्रकाशित करके नौजवानों को, किसानों को, जनता को बताना चाहिए कि प्राइवेट में बिजली महंगी मिलेगी। जो हम लोगों को जानकारी है कि प्राइवेट में हिंदुस्तान में कहीं भी बिजली का रेट घरेलू का 14 रुपए से कम नहीं है, जबकि आज सरकारी में रहते हुए भी मैक्सिमम रेट 6.5 रुपया है और बिजली बोर्ड को 1 पैसे का घाटा नहीं है। जो डॉक्टर आशीष गोयल बयान दे रहे हैं वो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हम लोग 4 बार उनको निमंत्रण दिए कि आप आइए, जिसमें पत्रकार रहेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण के लोग, इकोनॉमिस्ट रहेंगे, हम लोग रहेंगे और आप सिद्ध करिए कि कैसे बिजली विभाग घाटे में। लेकिन आज तक वो हम लोगों के साथ बैठने वो तैयार नहीं हुए। न आज तक सरकार ने 7 महीने में एक बार बात किया, न चेयरमैन ने एक बार बात किया। यही आप लोगों को बताना। 6 महीने से ऊपर आपका ये आंदोलन होने को जा रहा है और आम जनता आपसे पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें तमाम क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, विधायक, प्रधान लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूर्वांचल एक मजदूर किसान का क्षेत्र है। तो इस समय धान की रोपाई चल रही है, वो सब लोग उसमें व्यस्त हैं। बाकी सब तक सूचना पहुंच गई है और जब जेल भरो का आंदोलन होगा तो किसानों का पूरा समर्थन है। पिछले मीटिंग में यहाँ किसान के नेता आए थे, उन्होंने कहा कि हम जेलों को भर देंगे, जेलों में जगह नहीं मिलेगी। ये सब लोग जान चुके हैं, ये पूंजीवाद की व्यवस्था के लिए व्यवस्था दी जा रही है। कोई इसे जनता को लाभ नहीं। अभी तक कोई उच्च अधिकारियों उच्चाधिकारी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, वो मुंह छुपा के घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए, पब्लिक के मंच पर बताना चाहिए, बिजली कर्मचारियों की मीटिंग बुला करके
कि क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिजली कर्मचारियों के बीच में आ नहीं रहे हैं। बिजली कर्मचारी बार बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं, बार बार आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। अभी 22 जून को बहुत बड़ा मीटिंग हुई थी लखनऊ में, जहां विद्युत मंत्री को, चेयरमैन को, एमडी को, सबको आमंत्रित किया गया था कि आप आइए और निजीकरण के फायदे बताइए, लेकिन उनको बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए। क्या ये माना जाए कि आंदोलन अभी और आगे और तेज होने वाला है? जब तक निजीकरण का फैसला सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन का स्वरूप बदलता रहेगा, आवश्यकता के हिसाब से जो डिमांड होगी। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज विभिन्न संगठनों ने प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित कर 4 प्रमुख मांगे उठाई। श्रम संहिता वापस हो, केंद्र सरकार की नई 4 श्रम संहिता को मजदूर विरोधी बताते हुए इन्हें पूरी तरह रद्द करने और पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग की गई। 8 घंटे कार्य दिवस की पुनर्बहाली पर भी जोर दिया गया। कृषि कानून दोबारा थोपने पर विरोध, किसान आंदोलन से वापस ले गए कृषि कानूनों को राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के जरिए दोबारा लागू करने के कोशिश का विरोध करते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई गई। बिजली निजीकरण पर रोक, यूपी में बिजली वितरण निगमों के निजीकरण का विरोध करते हुए इसे तुरंत रोकने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बढ़े हुए फर्जी बिलों पर रोक और स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांग की गई। सरकारी स्कूल बंद करने का विरोध, 1 से 8वीं तक के 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले को गरीब विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई ताकि शिक्षा के अधिकार प्रभावित न हो। जन संगठनों ने 9 जुलाई 2025 की देशव्यापी हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान किया और केंद्र व राज्य सरकार से मजदूर, किसान और गरीब विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की। मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन से हूं और आज जो 9 जुलाई को राष्ट्रीय हड़ताल है जो श्रमिक संगठनों ने रखी हुई है, उसके समर्थन में आज यहां पर बनारस में हम लोग आए हैं और समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का। किन मुद्दों को लेकर आप देखिए, ये पूरा तरीके से जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो और राज्य की सरकार हो, महिलाओं के ऊपर बड़े बड़े नारे देती है, फर्जी नारे दे रही है लगातार और महिलाओं के हक में कोई फैसला नहीं कर रही है। चाहे वो महिलाओं को ना तो बेरोजगारी की लंबी मार है, महिलाओं को रोज़गार ये सरकार नहीं दे पा रही है, जिनके पास ये रोज़गार है उनसे वो रोज़गार छीन रही है। हम ये बात यहाँ पर कहने आए हैं कि हम महिलाओं के ऊपर शोषण नहीं सहेंगे। महिलाएं जो आशा बहनें हैं, महिलाएं जो रसोइयां हैं, उनको आप सरकारी कर्मचारी घोषित करिए, उनका जो बकाया है वो दीजिए। और योगी जी, हम आपसे विनम्रता से इस बात को कहने के लिए आए हैं कि सिर्फ आशा बहनों की मेहनतों, स्कीम वर्कर्स की जितनी मेहनत है उस पर फूल मत बरसाइए, आप उनको उनकी मजदूरी वाजिब दीजिए। और एक नारा है हमारा 8-8-8, यानी हर मजदूर ये चाहता है कि वो 8 घंटे काम करे, 8 घंटे आराम करे और 8 घंटे जो उसके शौक हैं उसके लिए पूरा करे। हमारी यही जो है मांग है सरकार से। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष तनुज पुनिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भाषा के आधार पर हो रहे विरोध की निंदा करते हुए समाज में विद्वेष फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तनुज पुनिया ने राहुल गांधी को देश को जोड़ने वाला नेता बताया और बिहार में इस बार गठबंधन सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष के सवालों का समर्थन भी जताया। सर, आज काशी आगमन हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है? देखिए, आज हम लोग यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा पे माल्यार्पण करके और यहाँ कल गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम है, गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ उसके बाद अगले दिन जो है मुख्य लोगों से यहाँ पे दलित समाज के जो लोग हैं, संगठन है, उनसे मिलना है और साथ ही साथ जो है हमारे संगठनात्मक मीटिंग एक होगी पूरे मंडल की, वाराणसी की, तो वहाँ पे लोगों को संगठन को किस तरह से काम करना है, कैसे विस्तार किया जाए संगठन का, इस बारे में चर्चा होगी। सर, बात की जाए तो जिस तरह बिहार में हिंदी भाषा को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, इससे क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में देखिए, वो तो सरासर गलत है। भाषा के आधार पर कोई भी तरह का भेदभाव जो है हमारा संविधान के प्रति नहीं है, गैर कानूनी है और इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है जो कि क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर जगह जगह जो है दरारें पैदा कर रही हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू किए थे ताकि वो मोहब्बत से उन दरारों को भर पाएँ,
तो वो दरारों के खिलाफ ही लड़ाई है हमारी, जो समाज को बांटने का काम करती है। बिहार चुनाव को क्या देखते हैं, किस तरह से? बिहार चुनाव में गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और गठबंधन की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़ा विरोध है। इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल है। इलेक्शन कमीशन पे तो सवाल उठेंगे ही कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के आप देख लीजिए या उसके बाद देख लीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में ही वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठेंगे और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जाति जनगणना को लेकर किस तरह से? जाति जनगणना तो देखिए बहुत ज़रूरी है, ये समाज का एक एक्सरे है जिससे पता चलता है कि कमी कहाँ है, किस समाज के पास नौकरियों की कमी है, पैसे की कमी है, बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी की बात है, कौन सा समाज या सब कास्ट भी आप देख लीजिए तो उसमें किसके पास कौन सी कमी है, कहाँ पे भागीदारी नहीं मिल रही है। जातिगत जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक जातीय जनगणना से पता चलेगा।